अब मैं डॉक्टर रफ को बुलाता हूँ, वो आपका खैर मकदम और थोड़ा किताब के बारे में, उसके बाद जावेद भाई आइए। आदरणीय मंचासीन विद्वानगण, माननीय अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध लोगों को मेरा आदाब और नमस्कार। आप सभी का यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत सम्मान और खुशी की बात है। मैं विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों और विद्वानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। I would like to begin by formally acknowledging and welcoming our distinguished guest, योगेंद्र यादव जी, जो अभी आने वाले हैं, he is on the way. आशुतोष जी, वो भी आने वाले हैं, he is on the way. प्रोफेसर हिलाल अहमद, प्रोफेसर रतनलाल, राजकुमार भाटी जी, शीबा असलम फहमी जी, विजय प्रताप जी. Your scholarly contributions have significantly shaped contemporary discourses on society, politics, literature, and culture, and we are deeply honored by your presence. आज का ये अवसर केवल एक पुस्तक का लोकार्पण का अवसर नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर बौद्धिक संवाद और चिंता का विषय है। हमने इस पुस्तक का काम कोरोना महामारी के समय शुरू किया था। ये एक ऐसा वक्त था जब सारी दुनिया ठहर गई थी, लेकिन इसी ठहराव के बीच हमें समाज के भीतर छुपी असमानताओं को और स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। लगभग 4 साल की इस यात्रा में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि जाति और सांप्रदायिकता किस प्रकार आज भी हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। कास्ट एंड कम्युनलिज्म ये अतीत की समस्याएं नहीं हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि ये प्रश्न केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक विमर्श, राजनीतिक रणनीतियों और दैनिक व्यवहार में भी गहराई से मौजूद है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि आधुनिकता के साथ ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये संरचनाएं नए रूपों में हमारे बीच बनी हुई हैं। हमारी किताब का एक महत्वपूर्ण पक्ष, जो कि लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें हैं, पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है कि ये शायद सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि लैंग्वेज इज नेवर न्यूट्रल. इट कैरीज विद इन इट द वेट ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड पावर. कई बार ये मुहावरे और कहावतें जाने अनजाने में सामाजिक भेदभाव, पूर्वाग्रह और असमानता को सामान्य बना देती हैं. इसीलिए इस पुस्तक में हमने ये समझने का प्रयास किया है that how everyday language participates in sustaining structures like caste and communal divisions. हम ये दावा नहीं करते कि हमारे पास इन जटिल समस्याओं का कोई सरल समाधान है, लेकिन हम ये अवश्य मानते हैं कि अब इन मुद्दों से आंख चुराने का समय समाप्त हो चुका है. हमें इन प्रश्नों पर बात करनी होगी, हमें असहमति को स्वीकार करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी भाषा और सोच की आलोचनात्मक समीक्षा करनी होगी. अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, अगर हमें समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना है तो हमें केवल नीतियों और व्यवस्थाओं को ही नहीं, बल्कि अपनी भाषा, अपनी सोच और अपने व्यवहार को भी बदलना होगा. Because change does not begin in institutions. It begins in words, in ideas and in everyday conversations. भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, ये समाज को गढ़ने की शक्ति भी रखती है. इसी विश्वास के साथ हम इस पुस्तक को आपके सामने
प्रस्तुत करते हैं। ये एक प्रयास के रूप में, एक संवाद के रूप में और शायद एक छोटे से हस्तक्षेप के रूप में। Thank you once again for your presence, your patience and your thoughtful engagement. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक के दूसरे लेखक जावेद अंसारी जी को आग्रह करूंगा, वे भी आके अपनी बात रखें। इस सभागार में उपस्थित सभी गण्यमान्य लोगों को मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। साथियों, ये पुस्तक जो है कोरोना पीरियड में लिखा गया, उस समय सिर्फ कोरोना महामारी के विषाणु ही नहीं फैले थे, उस समय आपको पता होगा कि विषाणु का धर्म और जाति भी था। तो उसी से इंस्पायर हुआ और मैंने इसका टाइटल विषाणु जोड़ा। ये बेसिकली अभी तक जो धर्म और जाति, सांप्रदायिकता और धर्म को देखने का नजरिया था, उसका आधार धार्मिक ग्रंथ को बनाया जाता था, उसी आधार पर इसकी विवेचना होती थी। लेकिन हमने पहली कोशिश किया कि एक नया एंगल लिया जाए और भाषा को आधार बनाया। भाषा कैसे धर्म के, सांप्रदायिकता और जाति के प्रसार प्रचार में योगदान करता है। साथियों, जब अध्ययन के सिलसिले में पाया कि इस देश में 2011 के जनगणना के अनुसार करीब 780 भाषाएं और बोलियां भारत में बोली जाती हैं ऑफिशियली, उस पूरे भाषा को 5 भाषा परिवारों में बांटा गया है। आस्टिक भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, फिर उसके बाद सेमेटिक भाषा परिवार, उसके बाद आपको मुंडा ये एक भाषा परिवार है, तिब्बत चाइनी भाषा परिवार। ये 5 भाषा परिवारों में बांटा गया है। देश के 78% लोग जो है, 78% लोग जो है वो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं और 20% लोग द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषाएं बोलते हैं। मैंने अध्ययन के सिलसिले में पाया कि आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, यद्यपि दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता और जाति के विषाणु से ये दोनों भाषा परिवार संक्रमित हैं। और ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस देश का 98% आबादी जो है वो अपने भाषा में, साहित्य में जाति और सांप्रदायिकता से ग्रसित है। 98%। मात्र 2% आबादी जो कि आस्टिक भाषा, मैंने उसको कह सकते हैं आदि मूल निवासियों की भाषा, जिसमें मुंडा भाषा परिवार हो गया, वो भाषाओं में जाति और सांप्रदायिकता के कहावत और मुहावरे नहीं है। तो ये हमारा समाज जो है इस बीमारी से पूरी तरह संक्रमित है। और इसको देखिए, और अध्ययन के सिलसिले में हम लोगों ने ये पाया कि ये जाति और सांप्रदायिकता इतनी घनघोर रूप से भारतीय समाज को क्यों बीमार कर चुकी है। तो हमने पाया कि राजनीति, धर्म और भाषा साहित्य का तो त्रिकोण है, इसने इस बीमारी को और भी मजबूत कर दिया है। और ये भारतीय समाज जो है ना, ये ट्रायंगल में फंस के रह गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक गांधी का देश बनाए, अंबेडकर का देश बनाए, या ऐसा देश बनाए जहां एकता हो, एकरूपता के परे एकता हो, भाईचारा हो, समरसता हो, तो हमें इस ट्रायंगल को तोड़ना होगा। और हम ये कैसे तोड़े, ये तो हम नहीं एक बता सकते हैं, लेकिन आज हमारे मंच पे बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, ये बताएंगे कि इस ट्रायंगल को हम कैसे तोड़े। क्योंकि जब तक ये ट्रायंगल नहीं टूटेगा, जब तक ये सांप्रदायिकता और जाति के जो बीमारी है वो खत्म नहीं हो सकता है। और ये बीमारी, ये सांप्रदायिकता और कास्टिज्म जो है, ये हमारे देश को खोखला कर रहा है। और हम आगे बढ़ने के जगह बर्बर युग में लौट रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम उस मध्ययुग में लौट रहे हैं जहां एक बच्चा अगर पानी पी लेता है
तो उस पर यह दोष लगा के कि तुमने इस जल को दूषित कर दिया है, उसको मार दिया जाता है। इस देश के अखलाक मारे जाते हैं इसलिए कि वो टोपी और दाढ़ी लगाए हुए है। ये इतनी हम कहां जा रहे हैं? हम बर्बर युग में, हम उस युग में जहां हलाकू और चंगेज खां के युग में जा रहे हैं, जहां व्यक्ति के धर्म, भाषा और जाति देख के मारा जाता है, काटा जाता है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम इस ट्रायंगल को तोड़ देंगे तो हम देखिए, हम भाषा को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम जाति को खत्म नहीं कर सकते हैं और हम राजनीतिक को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो गठजोड़ है वो बहुत ही खतरनाक है। तो इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और हम आशा करेंगे हमारे यहां जितने वक्ता हैं इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए। जिस दिन ये गठजोड़ टूट गया उस दिन हम जो है उस भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां जो अंबेडकर का भारत हो, गांधी का भारत हो, भगत सिंह का भारत हो, जवाहरलाल नेहरू का भारत हो और हम सब का भारत हो। ऐसा भारत जिसका जो मन चाहे, जो खाना खाए वो खाए, जिस तरह का वेशभूषा चाहे उस वेशभूषा में रहे, जहां घूमना चाहे वहां घूमे, जिस तरह का रोजगार करना चाहे उस तरह का रोजगार करे, जो स्त्री जिस में से शादी करना चाहे, जिस पुरुष के साथ शादी करना चाहे उसके साथ अपने पसंद से शादी करे, वैसा भारत बनाए। तो उस भारत को बनाने के लिए हमें इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और इस गठजोड़ को हम विनती करेंगे अपने स्टेज से कि उस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए, इसका हम मेरे सामने और हमारे सारे श्रोता के सामने अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, अपना अपना मत बनाए और हमें बताएं कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं और क्या सुधार करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।